शिक्षा अगर मुश्किल में हो तो सबसे पहला सवाल शिक्षकों पर उठता है, उसके बाद शिक्षा विभाग पर और फिर सरकारी नीति पर। प्रदेश के मौजूदा हालातों पर नजर डालें तो शिक्षा मुश्किल में नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ाना छोड़ नेतागिरी में व्यस्त हैं। कुछ शिक्षक संगठन बनाकर दबाव की राजनीति बना रहे हैं तो कुछ सियासी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि क्यों शिक्षा मुश्किल में है और क्यों शिक्षक कटघरे में है। पेश है हमारी खास पेशकश, मुश्किल में शिक्षा, कटघरे में शिक्षक। ये बताने में काफी तकलीफ महसूस हो रही है कि शिक्षा मुश्किल में है। शिक्षा के लिहाज से हिमाचल के हर कोने पर नजर डालें तो हर जगह स्थिति कमोवेश यही है कि शिक्षा मुश्किल में है और कटघरे में शिक्षक नजर आ रहे हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर अब तक सत्ता की नीतियों और महत्वाकांक्षा से हर कोई बखूबी वाकिफ है, लेकिन एक कौम है, एक शख्स है, एक शक्ल है, एक नाम है शिक्षक। जी हां, शिक्षक। शिक्षक को गुरु भी कहा जाता है। राष्ट्र और श्रेष्ठ मानव के निर्माण के लिए सभी लाभ त्याग देता है। शिक्षक को अच्छे समाज के निर्माण की मुख्य धुरी माना जाता है। पर मौजूदा हालात में 90% शिक्षकों की परिभाषा के साथ साथ नियत भी बदल गई है। सरकारी क्षेत्र में शिक्षा देने का मतलब केवल लाभ हानि रह गया है। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो विद्या बांटने की एवज में मोलभाव की राजनीति और रणनीति के लिए अन्य शिक्षकों को भी भटकाव की गर्त में डुबो चुके हैं। जिस शिक्षक पर देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी हो और वही नेतागिरी पर उतर आए तो क्या होगा? जी हां, ये सवाल बहुत बड़ा है और ईटीवी भी इसका जवाब ढूंढ रहा है। कई विभागों के कर्मचारियों की तरह हमारे प्रदेश के शिक्षकों पर भी संगठन बनाने का भूत सवार हो गया है और इसकी आड़ में कई शिक्षक पढ़ाना छोड़ नेतागिरी में व्यस्त हैं। शिक्षा मुश्किल में है और कटघरे में शिक्षक नजर आ रहे हैं। मेरे पे बहुत आरोप लगे हैं और नेताओं पे आरोप ना लगे तो नेता भी क्या है। नेताओं पे आरोप बिल्कुल मैं नेता हूं। मैं 60,000 टीचरों का चुना हुआ नुमाइंदा हूं और ये जो संगठन है ये डेमोक्रेटिक सेटअप से रजिस्टर्ड संगठन है, उसे चुना हुआ पदाधिकारी हूं। मैं इलेक्शन जीत के चुना हूं। लोगों का विश्वास मेरे पे है, उनका काम करना मेरे लिए प्राथमिकता है और मैं करता रहूंगा और लास्ट तक करता रहूंगा। ये दहाड़ गंभीर है और पहले से लाचार व्यवस्था पर कड़ा प्रहार है। आखिर ये शिक्षक क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के समानांतर दूसरी सत्ता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वाह मास्टर जी, आपने तो फिल्मी अभिनेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। ये शिक्षक नहीं स्वयंभू नेता लग रहे हैं। देखिए कितने गर्व से कह रहे हैं कि मैं नेता हूं। तो मेरे पे बहुत आरोप लगे हैं और नेताओं पे आरोप ना लगे तो नेता भी क्या है। नेताओं पे आरोप ना लगे तो नेता भी क्या है। नेताओं पे आरोप बिल्कुल मैं नेता हूं। बिल्कुल मैं नेता हूं। मैं इलेक्शन जीत के चुना हूं। लोगों का विश्वास मेरे पे है, उनका काम करना मेरे लिए प्राथमिकता है। ये वही जनाब हैं जिनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज है। मामला है शिक्षा विभाग की महिला कर्मचारी को धमकाने का और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का। भाई एक बात तो साफ है, आप में शिक्षक बनने की योग्यता हो या ना हो, लेकिन हाँ, नेता बनने के लिए आप सभी पात्रता शर्तें पूरी कर रहे हैं। चलो एक और संगठन के नेता की बात आपको सुनाते हैं। हमारे संगठन के साथ 35 संगठन जुड़े हैं जिनको हमने एफिलिएशन दी है। हमारी जो प्राइमरी स्कूलों में हमारा जो नर्सरी एजुकेशन स्टार्ट की जाए और नर्सरी अध्यापिका वहाँ लगाई जाए और हमारे जो प्रमोशंस हो रही है, चाहे वो जेबीटी है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे सीएंडबी है, चाहे वो लेक्चरर है स्कूल कैडर के, तो वहाँ पे हमारी प्रमोट कर रहे हैं और प्लेसमेंट कर रहे हैं। हमें नियमित प्रमोशन और पूरा स्केल दिया जाए। ये जनाब 35,000 शिक्षकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। आपने सुना कि नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के शिक्षकों की कई मांगों की बात कही गई, लेकिन शिक्षा का जिक्र तक नहीं किया गया।
संगठन बनाने को लेकर सबकी दलील भी अलग ही है। कुछ लोग तो मैंने देखे भी ऐसे आरोप, क्योंकि कुछ होता है तभी धुआं उठता है। कुछ ऐसे हैं जो राजनीति से बाज नहीं आते, पर शिक्षक संगठन होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा प्रथम कर्तव्य है छात्र हित, उसको लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अलग अलग संगठन बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके लिए मंच कहीं नहीं है। हम कई सालों से मांग उठा रहे हैं कि आप जेसीसी को, अध्यापक जेसीसी अलग कर दें, और जब आप जेसीसी आप अलग करोगे तो स्कूल से अध्यापक नहीं निकलेगा, अलग अलग संगठन नहीं बनेंगे। हजारों शिक्षक ऐसे हैं कि संगठन के होकर रह गए हैं। कुछ शिक्षक नेता साल भर सचिवालय और निदेशालय के ही चक्कर काटते नजर आते हैं, और कई तो ऐसे हैं जिन्हें बच्चों को पढ़ाना बोझ लग रहा है और निदेशालय के दफ्तर में बैठकर बाबूगिरी करना ज्यादा आसान रहा है। साहब ने बोला कि आप लोग यहीं रुको, मैं जो है सेक्रेटरी साहब को पूछता हूँ। ऐसे में परीक्षा परिणाम क्या होंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हाल ही में जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए तो सबके होश फाख्ता हो गए। 19 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा पास नहीं हुआ है। सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनका परीक्षा परिणाम 20% से कम है। खराब रिजल्ट के लिए जब शिक्षक संगठनों से पूछा जाता है तो शिक्षा विभाग और सरकार को भी दोषी ठहराया जाता है। 2014-15 की कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 20% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर 10वीं कक्षा में आधी क्लास फेल हुई है, और 14% स्कूल ऐसे हैं जहां पर 12वीं क्लास में आधे बच्चे फेल हुए हैं। 16 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 10वीं का परिणाम 0 है। 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें 12वीं का परिणाम 0 है। 134 सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर परिणाम 25% से कम है। 26 से 50% परिणाम देने वाले स्कूलों की संख्या 204 है। कैग ने खुद हैरानी जताई है कि खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों और शिक्षकों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीते 6 सालों में कार्रवाई कहीं नजर नहीं आई। खराब रिजल्ट की रिपोर्ट 6 सालों से सचिवालय और निदेशालय में ही घूम रही है। ऐसा एक भी उदाहरण नजर नहीं आया जहां सख्त कार्रवाई की गई हो। बीता एक दशक गवाह है कि शिक्षक संगठन ट्रांसफर ग्रेड पे 4, 9, 14, डीए, एरियर, पदोन्नति और भी न जाने कौन कौन सी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आते हैं। गुणात्मक शिक्षा के लिए लड़ते और नारे लगाते हुए कभी किसी शिक्षक संगठन को नहीं सुना। छात्रों के भविष्य के लिए किसी अधिकारी पर दबाव बनाते किसी संगठन को नहीं देखा। शिक्षकों के हाथों में अपनी मांगों की तख्ती तो जरूर नजर आती है, लेकिन छात्रों की पीड़ा का एक भी निशान नजर नहीं आता है। ये दलील भी सुन लीजिए। आज हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में 40 संगठन काम करते हैं, और 40 संगठनों में सरकार ये देखे जो एफिलिएशन है वो 14 को दी है, तो बाकी संगठन कैसे पैदा होंगे? और बाकी संगठन अगर पैदा होगी तो सरकार ने अपना दायित्व का निर्वाह नहीं किया। प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों से लेकर एचपीयू तक शिक्षक संगठन मनमानी के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये तो अब ठीक है, संवैधानिक अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिससे रोजी रोटी का आप कमा रहे हैं उसी से आप खिलवाड़ करें या उसको पूरी तरह से निष्ठापूर्वक ना करें। बड़ी बड़ी संस्थाओं में टीचर्स पॉलिटिक्स करते भी हैं। कुछ लोग इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ डायरेक्ट पॉलिटिक्स में, पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। यदि आप हमसे पूछेंगे तो हमारा तो बहुत ही स्पष्ट मंतव्य है कि टीचर्स को किसी भी प्रकार की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी सरकारी स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जहां पर छात्रों के लिए प्रतिज्ञा लिखी गई होती है। जैसा मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहां पर छात्रों के लिए प्रतिज्ञा जो है लिखी गई है। ये प्रतिज्ञा प्रेयर में जब सुबह प्रार्थना की जाती है उसमें बोलना ज़रूरी होता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि शिक्षकों के लिए इस तरह की कोई प्रतिज्ञा नहीं है। जब वो ज्वाइन करते हैं, स्कूल ज्वाइन करते हैं या स्कूल पहुंचते हैं,
तब भी इस तरह की कोई प्रतिज्ञा नहीं है कि वो शिक्षा को सबसे ऊपर रख पाए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि इस छोटे से हिमाचल में कितने शिक्षक संगठन सक्रिय हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिमाचल में कितने शिक्षक संगठन सक्रिय हैं। साथ ही अधिकारियों से भी जानते हैं कि वो इन शिक्षक संगठन की कार्यप्रणाली पर क्या कहते हैं। शिक्षा जब कटघरे में हो तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं, खासकर जब सवालों में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी हो। शिक्षकों की नैतिकता पर उंगली उठे तो देश के आने वाले कल के भविष्य की लालिमा पर कालिख नजर आने लगती है। छोटे से हिमाचल में शिक्षकों की संख्या करीब करीब 1 लाख है और हैरानी ये है कि शिक्षकों के 40 से ज्यादा संगठन सक्रिय हैं। इनके पंजीकरण पर सवाल उठाएं या नाम याद रखें, दोनों ही मुश्किल काम है। आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि कितने संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा संघ, एड हॉक टीचर्स एसोसिएशन, ग्रामीण विद्या उपासक संघ, प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स एसोसिएशन, अनुबंध अध्यापक संघ, वॉलंटरी टीचर्स एसोसिएशन, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स एसोसिएशन, एलिमेंट्री टीचर्स एसोसिएशन, राजकीय अध्यापक संघ। इस संगठन की एफिलिएशन से एक और एसोसिएशन चल रही है, हिमाचल प्रदेश शिक्षा महासंघ, हिमाचल शिक्षक महासंघ, हिमाचल विज्ञान अध्यापक संघ, हिमाचल प्रदेश कला अध्यापक संघ, पीटीआई टीचर्स एसोसिएशन, डीपीई एसोसिएशन, C&V एसोसिएशन, क्राफ्ट टीचर्स एसोसिएशन, ड्राइंग मास्टर एसोसिएशन, भाषा अध्यापक संघ, हिमाचल प्रदेश टीजीटी एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश पीजीटी एसोसिएशन, पैरा टीचर्स एसोसिएशन, पीटीए एसोसिएशन। इस नाम से 2 एसोसिएशन चल रही हैं। पीटीए कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश पीरियड बेस्ड एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश एमएससी एसोसिएशन, नॉन ग्रांटेड एमएससी टीचर्स एसोसिएशन, उर्दू टीचर्स एसोसिएशन, ईजीएस टीचर्स एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ, पीजीटी आईपी एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश पदोन्नत प्रवक्ता संघ, हेडमास्टर एसोसिएशन, हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स यूनियन, संस्कृत परिषद संघ, राजकीय प्राध्यापक संघ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। दर्जनों ऐसे हैं जो एफिलिएशन लेने की फिराक में हैं और करीब 2 दर्जन ऐसे हैं जो किसी संगठन से एफिलिएशन लेने के लिए बेकरार बैठे हैं। दर्जनों तो ऐसे हैं जो कभी कभार ही दिखते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने संगठनों के बीच बटे शिक्षकों की नैतिकता क्या होगी। एक संगठन दावा करता है कि हमारे यूनियन में 60,000 शिक्षक हैं, तो दूसरा 35,000 शिक्षक होने का दंभ भरता है, जबकि प्रदेश में शिक्षकों की संख्या करीब 1 लाख है। अब जरा गणित को समझने का प्रयास करें। अपने अपने संगठनों का काम करने के लिए शिक्षकों को स्पेशल लीव मिलती है। राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को साल में 20 छुट्टियां, जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को 10 और खंड स्तर पर साल में 5 छुट्टियां मिलती हैं। इन सभी संगठनों में कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 5,000 से ज्यादा है। मान लीजिए अगर साल में 40 संगठनों के 2-2 पदाधिकारी भी संगठन के कार्य के लिए 20-20 छुट्टियां लेते हैं, तो 80 शिक्षकों की साल भर में ली जाने वाली छुट्टियों की संख्या 1,600 हो जाती है। 1,600 छुट्टियों का मतलब है साल भर में छात्रों को 1,600 शिक्षकों के बिना अपनी कक्षा में 96,000 घंटे बिताने होंगे। 1,600 दिनों का औसत वेतन जोड़ने का प्रयास करें तो ये राशि 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है। यानी सरकार इन शिक्षकों को अपने अपने संगठन का कार्य के लिए परोक्ष रूप से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ये राशि शिक्षा पर खर्च नहीं होती। यहाँ जरा ध्यान दें कि हमने हर संगठन से केवल 2-2 पदाधिकारी लिए हैं, जबकि वास्तविक संख्या 5,000 से पार है। सवाल यहाँ पर सीधा है, सरकार इतने सारे संगठनों को एफिलिएशन क्यों दे रही है? शिक्षकों की मांगों के लिए एक ही मंच क्यों नहीं दिया गया? आला अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है कि सभी 1 लाख शिक्षक नेतागिरी और स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ शिक्षक लीग से हटकर अच्छा कार्य भी कर रहे हैं।
ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जहां पर शिक्षकों के साथ ज्यादती होती है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में भी झोंका जाता है। पशु गणना से लेकर चुनावों तक के कार्य कराए जाते हैं। ट्रांसफर और वेतन को लेकर भी समस्याएं हैं। हर शिक्षक की आवाज उठाने के लिए एक मंच होना जरूरी है। यहाँ सवाल है कि जब शिक्षकों की संख्या इतनी ज्यादा है तो सरकार ने जेसीसी क्यों नहीं बनाई, जबकि कर्मचारियों के लिए एक जेसीसी बनाई गई है। एक स्थिति यह भी है कि जो शिक्षक रसूख रखते हैं उन्हें कभी भी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। जहां तक सरकारों का सवाल है तो निश्चित तौर पर वोट बैंक एक बड़ा पहलू है। प्रदेश में 1 लाख शिक्षकों का मतलब है 1 लाख परिवार। साफ है कि प्रदेश में वोटरों की संख्या का 10% हिस्सा शिक्षकों के परिवारों का है। कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो शिक्षकों के लिए अपने हिसाब से नीति बनाई जाती है। भाजपा के राज में वोट बैंक की सियासत को अपने तरीके से साधा जाता है। कई संगठन सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों के झंडे उठाते हैं। कुछ संगठन तो जिंदाबाद तक के नारे लगाने से भी गुरेज नहीं करते। कुछ शिक्षक नेता राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम में भी नजर आते रहते हैं। दूसरी ओर प्रदेश की नौकरशाही के तो क्या ही कहने। कई आईएएस और एचएएस अधिकारियों की धर्मपत्नियां शिक्षिकाओं के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। कुछ आईएएस अधिकारियों और नेताओं की लेक्चरर और प्रिंसिपल बीवियां राजधानी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक बड़े साहब की बीवी पूरे 12 साल तक संजौली स्कूल की प्रिंसिपल रही। 12 साल बाद जब साहब को लगा कि उंगली उठनी शुरू हो गई है तो साहब ने ट्रांसफर करवा दी, वो भी मात्र 6 से 7 किलोमीटर दूर। ऐसे कई उदाहरण हैं। जाहिर है कि बड़े साहब की बीवियों के हिसाब से नियम कायदे बनाए जाते हैं। ये एकदम वैसा ही है, फूट डालो राज करो। एक संगठन को इसलिए नहीं रोका जाता कि उससे दूसरे संगठन पर नकेल कसी जाए। हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे एचपीयू और आपको दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी में किस तरह से शिक्षक राजनीति करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं एचपीयू। अब एचपीयू में राजनीति कैसे करते हैं शिक्षक, आपको दिखाते हैं। एचपीयू को सही मायनों में राजनीति का अड्डा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। छात्र राजनीति की तरह एचपीयू के शिक्षकों का राजनीति से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर कुलपति तक हर कोई किसी न किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचार का चोला ओढ़े हुए है। सरकार के मुखिया कई बार सार्वजनिक मंचों पर संज्ञान लेते नजर आते हैं, इसे गलत बताते हैं। जिक्र बड़े जोर से होता है लेकिन स्थिति वही रहती है। यदि आपने शिक्षा का क्षेत्र चुना है तो इस गंद वाले क्षेत्र में मत जाओ। यहाँ अनर्गल गंदी राजनीति संस्था में नहीं होनी चाहिए। ये तो विद्या का मंदिर है, इसमें सोच इसको निकाला जाना चाहिए। यहाँ पर विशुद्ध पठन पाठन की प्रक्रिया हो, बच्चे अच्छे बने, चरित्रवान बने, देश की ये सबसे बड़ी पूंजी है। गुरुजनों से भी कहना चाहता हूँ, वो भी गुरुजनों की जो हद है, सीमा है, अगर कोई ऐसे हो जो वायलेंस को बढ़ावा दे, वायलेंस को संरक्षण करे, उनको 1 सेकंड भी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर और प्रोफेसर रहने का कोई अधिकार नहीं। मंच से केवल ऐलान ही होते आए हैं, उसका असर आज तक देखने को नहीं मिला है। एचपीयू में शिक्षकों के 2 संगठन हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन। एक कांग्रेस पार्टी के साथ है तो दूसरी एसोसिएशन भगवा झंडे को बुलंद किए हुए है। आपको बता दें कि एचपीयू से अब तक प्रोफेसर शिवराज सिंह, प्रोफेसर अमरचंद पॉल और प्रोफेसर प्रमोद शर्मा विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। चुनावों के लिए बिसात बिछाने में सालों लग जाते हैं। चुनावों में धूल खाने के बाद फिर से शिक्षा का झोला उठाकर वापस लौट आते हैं। इस सब के बीच छात्रों की पढ़ाई खराब होने का मलाल किसी को नहीं होता।
एचपीयू के शिक्षक जो सक्रिय राजनीति में हैं, उनकी फेहरिस्त काफी लंबी है। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नागेश ठाकुर, एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, आरएसएस की मुख्य धुरी में से एक प्रोफेसर वीर सिंह रांगड़ा, भाजपा लीगल सेल अध्यक्ष प्रोफेसर शशिकांत लोमेश, स्टेट कांग्रेस टीचिंग सेल के अध्यक्ष एचपीयू के प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र सिंह चौहान हैं और एचपीयू कांग्रेस टीचर सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहन झारटा हैं। एचपीयू के कुलपति एडीएन वाजपेयी का नाम भी आरएसएस और भाजपा से जोड़ा जाता है। इसके अलावा कई शिक्षक ऐसे हैं जो कांग्रेस, भाजपा और माकपा के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में राजनीति ना हो, ये कैसे संभव है? चुनाव लड़ने वालों की चाह रखने वालों की कमी नहीं है, लेकिन बीते साल से शिक्षकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। कुछ शिक्षक तो इस रोक को हटाने के लिए राज्यपाल के दरबार में हाजिरी भी लगा चुके हैं। हमारे विश्वविद्यालय में एक्ट में एक समझिए हिस्सा था जिसमें कोई भी टीचर जो है वो छुट्टी लेकर के पार्लियामेंट के या असेंबली के इलेक्शन लड़ सकता था। उसको हमने यहाँ से ख़त्म करवा दिया है और हमने पहले लड़ा है, हारे भी हैं, उसमें कोई बात नहीं। अभी भी कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हम पॉलिटिक्स में जाएं। एक हमारे मित्र हैं, वो चाह रहे थे कि पॉलिटिक्स में जाएं। हमने पूछा आपको तो रिज़ाइन करके जाना पड़ेगा। बोला हाँ, हम सब रिज़ाइन करके चले जाएंगे। कुछ लोग अभी प्रयास में हैं कि वो जो क्लास हमने हटवाया था वो फिर से जुड़ जाए। वो राज्यपाल से मिलने की हमारे पास में चिट्ठी आई है, उसको हम अब बाद में देखेंगे और हमारा वश चलेगा। हम तो कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। कुलपति साहब कैमरे के सामने ये कह रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पर्दे के पीछे की स्याह हकीकत वो भी अच्छे से जानते हैं। शिक्षकों से बात करने के बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत को लगता है कि स्थिति बदल जाएगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हर चीज को भली भांति जानते हैं। शायद इसी वजह से शिक्षकों को एक साल बाद फिर से शिक्षा का वास्ता देकर नसीहत दे रहे हैं। जो बातचीत मैंने की है, सब उत्साहित हैं और सबका आश्वासन है कि हम अपने संकल्पों को, जो अध्यापक का कर्तव्य है, उसका पालन करेंगे और अपने विश्वविद्यालय के उन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे जिसके लिए इसकी स्थापना हुई है। सब कुछ शिक्षक आपके पास आए थे चुनाव लड़ने की अनुमति होगी, वो बात वो स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा मिलके अपने विद्यार्थियों के ही निर्माण में सहयोग करेंगे। प्रोफेसर्स जो है, टीचर जो हैं, कई विचारधारा के हो सकते हैं, ये उनका अपना निजी मामला है। मगर वो एक दफ़ा वो यूनिवर्सिटी में है, उनका काम जो है यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को आगे चलाना है, ना कि अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। इस बात को खास ख्याल रखना चाहिए। और मैं सोच नहीं सकता कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अध्यापक है, वो किसी भी जो राजनीतिक विचारधारा के संगठन है उनके साथ अपने को जोड़ सकता है। वो गलत बात है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारी गलती करते हैं। सरकार की नीतियों में भी खामियां होती हैं। शिक्षकों के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन इस सब के बीच छात्रों की क्या गलती? आप तो गुरु हैं, आपका पहला काम शिक्षा देना है। हर धर्म में गुरु की भूमिका और महत्वता का वर्णन विस्तार से किया गया है, लेकिन फिर भी आज के दौर में शिक्षकों की नैतिकता कटघरे में है। ज्यादा नहीं, जरा 2 दशक पीछे मुड़कर देखिए। उस दौर में शिक्षकों की नैतिकता, निष्ठा और लगन के सामने वर्तमान दौर में शिक्षक कहीं नहीं ठहरते। शिक्षा का स्तर भी ऊंचा था और शिक्षकों का सम्मान भी। नए जमाने के शिक्षकों के व्यवहार से गुरुओं के प्रति सम्मान में कमी आई है। क्या पदोन्नति, वेतन वृद्धि और लाभ के आगे गुरुओं की नैतिकता दम तोड़ चुकी है, या फिर शिक्षा किसी न किसी रूप में व्यापार का जरिया हो चली है? कोई मुश्किल में हो ना हो, पर देश का भविष्य मुश्किल में है, शिक्षा मुश्किल में है। मुश्किल ये नहीं कि व्यवस्था को कैसे बदलना है, सवाल है शिक्षकों की नैतिकता का, सवाल है शिक्षा का, सवाल है इस देश के भविष्य का, सवाल है इन बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने का। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।